हेलो हेलो गुरमीत मैम, कैसे हैं आप? फाइन। सो एनपीएम में आपका स्वागत है। एनपीएम ने लास्ट ईयर एक कवि रत्न सम्मान शुरू किया था। उसमें हमने लास्ट ईयर चुना था इफ्रा जी को, और इस बार की कमेटी ने आपको चुना है। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। वी लकी टू हैव यू विद अस। बट कुछ थोड़ा बहुत हम आपसे जानना चाहेंगे आपके इस फील्ड के बारे में। जी। सो जैसा कि मैं देख रही थी कि आपने बहुत सारे प्लेस में एक्ट किया है, तो एक मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि आपने शुरू कब किया, कैसे आप आई थिएटर में? क्या कोई इंस्पिरेशन थी आपकी थिएटर में आने के लिए? एक्चुअली मैं तो बाय चांस ही थिएटर में पहुंच गई। ऐसा था कि थिएटर का मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि थिएटर जम्मू में क्या है या होता है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था। मेरे फादर जो थे वो गुरुद्वारे में रागी थे, गाते थे, क्लासिकल गाते थे बहुत अच्छा। तो सिंगिंग का मुझे था क्योंकि अपने पापा को देखा था गाते हुए, और मैंने गुरुद्वारे में मैंने खुद भी शब्द वगैरह गाए हैं। तो पापा ने मुझे बोला कि तब तो या जम्मू में तब तो टीवी भी नहीं था, श्रीनगर दूरदर्शन था, जम्मू का अपना कोई भी चैनल नहीं था। तो मुझे बोला कि रेडियो स्टेशन में जाके ऑडिशन दे दो आप, क्योंकि आप गाते हो। तो थोड़ा मैंने सीखा भी, क्लासिकल दुर्गा संगीत विद्यालय था पक्के डंगे पर, वहाँ पे सीखा भी थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ पे जाके मैंने ऑडिशन दिया और लकीली मैं फेल हो गई। लकीली इसलिए बोलूँगी कि शायद मैं इसलिए फेल हुई वहाँ पे क्योंकि शायद मुझे थिएटर में आना था। अनलकी तो ये हो गया कि मैं सिंगर बनने गई थी और वो मैं नहीं बन सकी। तो फिर मुझे यहाँ पे पता चला कि कोई थिएटर भी है। एक्चुअली मुश्ताक काका उन दिनों एनजीसीसी के लिए उनका एक प्ले था, मरखे सूरज का सातवां घोड़ा, डोगरी प्ले था। तो वो उस प्ले के लिए किसी आर्टिस्ट को ढूंढ रहे थे। तो एक उनकी आर्टिस्ट थी, वो भी रेडियो स्टेशन में एक कंसर्ट के लिए आई थी डांस की। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि आप ड्रामा करते हो? तो मुझे ड्रामा समझ ही नहीं आया कि ड्रामा मतलब करते हो। बोला थिएटर। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो यूं करना आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बोलो। तो अब आर्टिस्ट जो होता है, ये सारा जो काम है जैसे सिंगिंग, डांस या फिर एक्टिंग, ये सब चीज़ें जो होती है एक मिला जुला हो के एक आर्टिस्ट, हाँ एक आर्टिस्ट बनता है। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। अपने पेरेंट्स की कोई परमिशन नहीं ली, बस चली गई। रिहर्सल पे गई, एक दिन करवाया, मुझे तो लगा मुझसे नहीं हुआ, लेकिन सर ने बोला नहीं ये कर लेगी। मुश्ताक अक्सर थे, उन्होंने मुझे बोला डायरेक्टर कि भाई ये कर लेगी। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को पूछा, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला ये क्या चीज़ है, हम तो, हमारे बच्चे तो कभी ऐसे बाहर गए ही नहीं, हम नहीं भेजेंगे आपको कहीं पे भी। और करना भी उनको जाके हरियाणा में था। हरियाणा में कौन सी जगह पे? हिसार। तो वहाँ पे जाके उनको करना था। तो पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि नहीं आप नहीं चाहोगे। फिर मैं अपने मम्मी पापा की एक ही बेटी थी, एक ही मुझे आता था खाना बंद कर दो, अगर अपनी बात मनवानी है तो खाना बंद कर दो। तो मैंने मतलब एक दिन पूरा खाना ही नहीं खाया, क्योंकि मुझे अब जब मैंने देखा 2 दिन जाके वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने खाना बंद कर दिया। तो फिर पापा को लगा कि नहीं, अब लाडली थी तो उनको लगा नहीं ये बेचारी खाना नहीं खा रही है। थोड़ा डांटा उन्होंने, फिर प्यार किया, कहते चलो ठीक है करो आप अपनी मर्जी से, अगर आपको करना है, लेकिन अपनी मम्मा को साथ में लेके जाओ। जब पहली बार किया उन्होंने बोला अपनी मम्मा को साथ में लेके जाओ। जब मेरे मदर गए साथ में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, जैसे मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा खतरा होता है ना कि गर्ल्स को बाहर भेजना है, क्योंकि उस टाइम, हाँ बिल्कुल, उस टाइम उम्र भी बहुत छोटी थी। जब गए तो उनको लगा ये तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल फैमिलियर है सब लोग। फिर उन्होंने परमिशन दे दिया, बस वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। तो कितने साल के थे आप तब? मेरा 11th एग्जाम दे दिया था और रिजल्ट मेरा प्लेस के, हाँ 16-17, हाँ यही ऑलमोस्ट, हाँ बिल्कुल। आपने बहुत से प्लेस किए हैं और लैंग्वेजेस में भी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी किए हैं। जैसे मैं देखती हिंदी में, डोगरी, पंजाबी, इवन संस्कृत में आपने प्लेस किए। तो कौन सी लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थे? मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रही, क्योंकि हिंदी में थोड़ा ज़्यादा कमांड था। इसीलिए मैंने जैसे अंधा युग प्ले और ये इनका शंकर शेष का प्ले था, कोमल गंधार, ऐसे प्लेस किए जिनमें मतलब हिंदी इतनी टिपिकल थी कि
जब हम लोग उसके लैंग्वेज, जब उसके हम लोग डायलॉग्स बोल रहे थे, तो क्योंकि उसमें भी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड था, और जो जजेस थे उनका ये कहना था कि जम्मू में मतलब अगर आप हिंदी पे मतलब अगर काम करते हैं तो गुरमीत को ऐसे प्लेस में आप आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो हिंदी है वो बड़ी स्पष्ट है, लैंग्वेज है, बहुत स्पष्ट है। हर रीजन का एक असर होता है डायलेक्ट पे ना, तो जैसे अगर जम्मू के लोग हैं तो उनका एक आपको अलग इफेक्ट दिखाई देता है लैंग्वेज पे, कश्मीरी है उनका अलग दिखता है, तो आपकी स्पष्ट हिंदी होगी। स्पष्ट, क्योंकि मेरे पे किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं था, चाहे वो पंजाबी हो, किसी भी लैंग्वेज का, तो उनको लगा कि हिंदी पे अगर कमांड है तो मतलब गुरमीत जो है उसके अच्छा सिलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी काम किया है, नेशनल में भी किया है, तो कुछ डिफरेंस था नेशनल फेस्टिवल्स और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में? कहीं आपको लगा कुछ फर्क है? नहीं, सिर्फ लोग अलग थे। लोग अलग मतलब ये लोग जो हमारे जान पहचान के लोग थे, वो लोग थे जो हमारे जान पहचान के नहीं थे। बाकी काम के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं था। एंड यू हैव बीन अ मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी। नहीं, मैं देखती कि आपको बेस्ट डांसर भी मिला कॉलेज टाइम पे शायद, उसके बाद बहुत सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड हैं, कुछ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग पे भी हैं, प्रोडक्शन डायरेक्शन पे भी हैं। तो आप क्या कहोगे कि आप प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्शन, कौन सा बेस्ट पार्ट था जो आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? मैं एक्टर हूँ, और मुझे लगता है मैं जब जाऊँ और अपने साथ यही एक लेके जाऊँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ। डांस का थिएटर के साथ बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो हमारे मैंने कथक में भी बीए किया है, शायद आपको पता नहीं इसमें आपको रिज्यूम में आपको मिला कि नहीं मिला, तो वहाँ पे भी जो मुझे कथक सिखाते थे हमारे गुरुजी थे नारायण प्रसाद, वो शागिर्द रहे हैं बिरजू महाराज के, तो उन्होंने जब मुझे सिखाया तो उनकी भी मैं फेवरेट थी। तो मैं इस चीज़ में बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, जो दिग्गज थे इस फील्ड के, चाहे वो ड्रामा के चाहे वो डांस के, उन लोगों की मैं फेवरेट रही। और उन लोगों ने क्या किया, जैसे नारायण प्रसाद सर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने एक परफॉर्मेंस करना था होली पे, कृष्ण बनना था, तो उनको राधा की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला कि राधा के लिए उन्होंने मुझे बुक किया। वो कह रहे थे कि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहूँगा कि, हालांकि उनके साथ जो कथक सीख रही थी काफ़ी सीनियर्स, मैं कथक इतना अच्छे से नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तब तक, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तुम ही मेरे अपोजिट परफॉर्म करोगी। तो उस हिसाब से वो ही चीज़ें जो उनसे सीखी हुई थी कथक में, वो भी ड्रामा में मेरे बहुत काम आई। सिंगिंग भी साथ में जुड़ा, क्योंकि थिएटर जो प्लेस हैं, जब आप एक्टिंग करते हो, सिंगिंग, डांस, ड्रामा, ये तीनों मिक्स रहते हैं, साथ रहते हैं, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, क्योंकि मैं इन तीनों चीज़ों पे, वो टैलेंट आप में था। इनफैक्ट थिएटर तो जीवन का चित्रण है, सो आप थिएटर से किसी भी चीज़ को अलग नहीं कर सकते, हर चीज़ उसमें आएगी, उसमें आपका बोलना, आपकी भाषा, आपके हाव भाव, आपके सभी टैलेंट्स वो साथ आएंगे, तो आपको यू वर लकी इनफ कि आप में वो सब चीज़ें थी, so that is how you could be a good actress, so that's so nice. And you have worked also for teleplays, वो भी आपने डायरेक्ट किए, so उसमें क्या फ़र्क है टीवी में और थिएटर में? टीवी तो ऐसे टीवी सेट की बात करो तो इडियट बॉक्स है और टीवी प्लेस की जहाँ तक बात है, मतलब जिस तरह की फीलिंग्स आपको थिएटर में आती हैं, यानी थिएटर में अगर आप कोई काम करते हैं, कोई रोल प्ले करते हैं, तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपने आप को वही फीलिंग लाते हैं। जैसे एक बार हमने एक प्ले किया था दूरदर्शन फेस्टिवल में मीडिया, तो उसमें मुझे एक जादूगरनी का रोल था, जो हर 20 साल के बाद एक आग में कूदती है और फिर से यंग होके बाहर आ जाती है। इसी तरह अंधा युग था, उसमें मुझे लास्ट में भगवान कृष्ण को श्राप देना था, गांधारी का रोल था, तो उसमें तो जिस समय आप प्ले थिएटर में ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को वही महसूस करते हैं जिसका आप रोल अदा कर रहे हैं। टीवी में सब चीज़ें आर्टिफिशियल, यानी आपको फॉर द टाइम बीइंग या इंस्टेंट आपको एक्सप्रेशंस देने हैं किसी भी चीज़ के, तो मुझे लगता है तब आप वो फीलिंग्स,
वो चीजें आपको एंजॉय आप नहीं कर सकते जो आप थिएटर में करते हो। उतनी इंटेंस नहीं आती वो वहाँ पे टेक्स होते हैं, हाँ कट्स आते हैं, आपकी फीलिंग्स जो है वो मतलब उस हिसाब से जिस तरह आप थिएटर करते हो कंटिन्यू, वो आप अपने आप को फील करते हो, जो आप जीते हो वो टीवी में नहीं होता है। टीवी मतलब डुप्लीकेट चीज कह सकते हो आप, थिएटर प्योरिटी है और टीवी जो है वो डुप्लीकेट है। जैसे आप करते हो कोई इमोशंस जो है आपके वो भी फॉर द टाइम बीइंग है वो, लेकिन जब आप थिएटर करते हो, जैसे मेरा वो श्राप वाला सीन था, जब मैंने श्राप दिया और मैं तो थिएटर में इतना इन्वॉल्व हो जाती थी कि मुझे जब प्ले खत्म होता था तो सारे बोलते थे कि आपका प्ले खत्म हो गया, आ जाओ वापस आ जाओ, तो इतना इन्वॉल्व हो जाती थी। और मुझे लगता है ये सब चीजें टीवी में नहीं हो पाती। ये फैक्ट है, क्योंकि थिएटर में जब आप उस कैरेक्टर को जीते हो तो तभी आप वो इमोशंस शो कर सकते हो। और थिएटर एक कंटिन्यूअस एक्ट है, 1 घंटा 1.5 घंटा, कई बार आप वाकई में यू सरप्राइज एंड अमेज्ड कि इतना लंबा स्ट्रेच आप वो इमोशंस को कंट्रोल करते हो, उसको शो करते हो। सो डेफिनेटली थिएटर इज़ अ ग्रेट थिंग। और पर एक चीज़ मैंने देखी, जैसे पिछले कुछ सालों से अब जम्मू में एनुअल थिएटर फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, डिफरेंट थिएटर ग्रुप्स हैं जो थिएटर अपना अपना कर रहे हैं, पर थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि यहाँ ऑडियंस नहीं है थिएटर के लिए, बहुत कम लोग होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब तक थिएटर ग्रुप अपनी परफॉर्मेंस दे के हटता है तो वहाँ सिर्फ बस थोड़े से लोग जो बिल्कुल उनके ही क्लोज हैं वही लोग मिलते हैं। तो आप क्या कहोगे कि ऐसा क्यों है जम्मू में? शायद लोगों को थिएटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ जो कुछ ग्रुप्स थिएटर करते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है उनकी जो ऑडियंस होती हैं, मेरी अपने प्लेस की भी बात कर रही हूँ, या तो कुछ जान पहचान वाले होते हैं या वही लोग होते हैं जो थिएटर से रिलेट करते हैं। बाहर की ऑडियंस को अभी थिएटर का कोई मतलब टेस्ट नहीं है अभी कि अब वो उसका रीज़न क्या रहा। शायद टीवी जो है मीडिया को लोग ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और थिएटर में उनको लगता है कि वहाँ जाके जो 1-1.5 घंटा बैठना है या 1 घंटा बैठना है वो शायद उसको बोर फील करते हैं, या उनका क्यों इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे शायद कमर्शियल नहीं है, कोई चीज़ जब हम पैसा दे के खरीदते हैं तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। वो चीज़ अच्छा उसकी इतनी टिकट है, देखना चाहिए यार, कुछ तो होगा उसमें। तो जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते। और एक और भी रीज़न हो सकता है, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक्स नहीं है, बिल्कुल डिपार्टमेंट्स नहीं है। आप और यूनिवर्सिटीज़ में जाओ और जगह पे वहाँ थिएटर के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, ड्रामेटिक्स है, और वहाँ पे वो लोग जब प्ले करते हैं तो सब लोग एक डेवलप करते हैं टेस्ट थिएटर देखने। ये भी बहुत बड़ा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो थिएटर का आज आइडिया नहीं है। अब यहाँ फाइन आर्ट्स है, म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उन लोगों को उस चीज़ का मालूम है, बच्चे आते हैं, सीखते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ ग्रुप्स तो हैं थिएटर के, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इंस्टीट्यूट नहीं, इसलिए लोगों को उसका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, बिल्कुल, और इसलिए ऑडियंस कम होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर क्या है इस थिएटर का जम्मू में स्पेशली? फ्यूचर मुझे लगता है जो अब न्यू जनरेशन है, जो आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो अब स्टार्ट कर रहे हैं थिएटर को, तो मुझे लगता है उनमें ये आग ज़्यादा है कि वो इसमें कुछ आगे करना चाहते हैं। जो एक पीढ़ी निकल के गई है जो सिर्फ परफॉर्म करती रही और दिखाती रही, जितने भी चंद लोग आते थे, आजकल के जो बच्चे हैं बहुत से आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। वो मुझे लगता है कुछ ऐसा कोई क्रिएटिविटी करेंगे कि जिससे क्या थिएटर जो है आम मासेस को भी पसंद आएगा, जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि कुछ हटके किया जाए। अब हाँ, लोग अब टीवी से भी परेशान हो चुके हैं, मूवीज से भी उतना नहीं है। अब देखो चैनल्स भी डिफरेंट अब कोई वो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम या ऐसी वाली चीजें आनी, बिल्कुल आजकल चेंज चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड आई फील कि थिएटर एक बहुत अच्छा चेंज है सबके लिए, फॉर इंटेलेक्चुअल पीपल स्पेशली। और आप बहुत सारी सोशल चीजें हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हो, जिनका मैसेज आप ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। तो कुछ चेंजेस हमें थिएटर में लाने पड़ेंगे, या उसको जैसे आप बोल रहे हो कि कमर्शियल थोड़ा हमें शायद करना पड़ेगा। चाहे आप मैं तो बोलती हूँ कि अगर आप टिकट्स पे रखेंगे, चाहे वो 10 रुपए से ही स्टार्ट हो, ज़्यादा नहीं, लेकिन लोगों को पता चलेगा कि थिएटर का शायद उनके दिमाग में इस चीज़ का आए कि भाई कुछ है जो जिस चीज़ पे टिकट्स, जैसे वही बात है, पैसे से किसी चीज़ की कदर आती है। जब वो लोग देखने आएंगे, जब उनको उसका टेस्ट पड़े, जब वो एक बार देखने आएंगे, इतना तो मुझे श्योर है जो
जो एक बार आएंगे एक बार तो बार बार आएंगे वो बार बार आएंगे, लेकिन उनको पहले बार जो लाना है, मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है वो इसमें काफी रोल अदा करेगी। पब्लिसाइज करना पड़ेगा हमें, थोड़ा पब्लिसाइज जब तक नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल, तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा और ऑडियंस भी ज्यादा इकट्ठी नहीं होगी और मुझे लगता है पता भी नहीं चलेगा। और बहुत जरूरत है कि हम ऑडियंस को इकट्ठा करें। अच्छा, एक और बात मैं सोच रही थी कि आप कोई एक डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो और आपने अपनी परफॉर्मेंस में बोला हो, अगर आप सुनाएं तो। डायलॉग मुझे याद करना पड़ेगा क्योंकि प्लेस तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन पर्टिकुलर डायलॉग कोई, हाँ हमने अभी भी प्ले किया था खामोश अदालत जारी है, उसी प्ले का मैं एक डायलॉग है, ये कवि रतन सर, हाँ उनकी भी डायरेक्शन में किया, अभी सेकंड टाइम किया मैंने इसी प्ले का एक डायलॉग है, बहुत अच्छा लगता है। अब देखती हूँ कितना याद है और कितना नहीं। हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे, कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं, क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आई मगर कंठ में ही घुट कर रहे, छाती में प्राणांतक आक्रोश उठे किंतु हर बार होठों को कसकर खींच लिया, लगा कि कोई भी इसे जान नहीं सकेगा, कोई भी इसे समझ नहीं सकेगा। जिस समय शब्दों का प्रचंड ज्वार उमड़ आकार होठों से टकराने लगता है तो लगता है कि ये मेरे आसपास रहने वाले आदमी कितने नासमझ, पागल और बचकाने हैं, सभी, वो भी जो नितांत अपना है। दिल करता है कि इन पर जी भर हंसती रहूं, बस हंसती ही रहूं। मुझे कहीं याद है। वेरी गुड, बहुत गुड। हाँ, बहुत कुछ कहना है, कितने बरस बीत गए, कुछ कहा नहीं, क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आया मगर कंठ में ही घुट रहे, छाती में प्राणांतक आक्रोश उठे किंतु हर बार होठों को कसकर खींच लिया, लगा कि कोई भी इसे जान नहीं सकेगा, कोई भी इसे समझ नहीं सकेगा। जिस समय शब्दों का प्रचंड ज्वार उमड़ आकार होठों से टकराने लगता है तो लगता है कि सावन का मन बड़ा होता है, सन सन गिरता जंग धोता है, जंग लड़ी थी हमने कभी, बहते पानी में ना तैरूंगा, गिरते पानी को बस गिरते देखूंगा, देख देखता खड़ा रहा मैं, पानी गिरकर चला भी गया। अगले दिन सोच रहा था, गुजरा पल दोहरा रहा था, तभी बिजली कौंधी सर में, सावन सोता कितने घंटे, घंटों की बात नहीं, जंग लड़ी थी हमने कभी, गुजरे पूरे 12 मास, पर सावन 90 सो रहा। तब समझा जंग का जल को जलाता भी है और जंग का जंग को धोता भी। सर, जलकर जला उड़ जाता है, भाव बन आकाश पास जाता है, पर सरकते बादल घर बदल चुके हैं, नया घर ढूंढने। आकाश में कितने कोने हैं, भाप रास्ता भटक जाता है,
भटकते भटकते भूल जाता है। अगर कहीं रुक जाता तो वहीं घर का रुख हो जाता, नक्षत्रों का काम आसान हो जाता, रात में कहाँ देखना है उनको ये पता चल जाता। सरला? बट सरला सरला, अगर किसी की नजरें झुकानी है तो उसे देखने तो दीजिए। पानी को उतरता देखने से अच्छा है कि सर उठाकर सर की बातें सुनिए, न कि सिर्फ सरला की चेष्टाएं करने में अपना समय बिताइए। कितने महीने सावन हंसता है वो देखिए, कितने महीने रूठ कर सो जाता है वो ना जानिए। अरे वाह, क्या बात की है मैंने। सर, मैंने आपसे कुछ तो सीखा है। हाँ बिल्कुल। तो मेरी पीठ थपथपाइए। वाह, क्या बात कही है तुमने। अगर कहीं रुक जाता तो नक्षत्रों का काम आसान हो जाता। वाह। सर, थपथपाई गीली पीठ आपने। उड़े थे कई पानी के छींटे, ढोलक झपकते पड़ गए छाले। कई सालों के संबंध टूटे थे बेचारे। तुमसे पहले सावन ने हमें भिगोया था, तब छोटे थे तो क्या हुआ, कभी तो बड़ा होना ही था। कब बड़े होगे फनीधर? कितने प्रश्नों के उत्तर देंगे हमारे सर? सर का सर भी सोता है, नाम बदल लेने से अर्थ नहीं बदल जाते। अरे कुछ करना है तो कर दो, जो कहना है वो कह दो। दुखती रखो धरे रहोगे तो वाकई ही में फनीधर कहलाओगे। क्यों सर, आगे चले? आगे? आगे कहाँ? जहां तक पानी भरा है, घर की चिंता न कीजिए।